आपकी क्लासेस वाणिज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस के मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिका संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित है, यानी कि हमारा मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संख्या दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकार के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका का ही संविधान क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों का। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। कानून का मूल सिद्धांत है। मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए देख लेते कौन कौन से हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार ही हैं। पहले तो 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस तरह हमारी 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, आगे देख लेते हैं। कुछ तो बात होगी। इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह नागरिक, विदेशी लोगों या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या कंपनी के हो। ये असीमित नहीं है, लेकिन वादयुक्त होते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम रखते हैं। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लेख हो रहा हो, तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत अधिकार हैं। इन नकारात्मक विशेषताएं वाले होते हैं, जैसे राज्य के अधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का। ये न्यायोचित है। ये व्यक्तियों के
अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इसका उल्लंघन होता है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। डायरेक्ट हम सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। ये अस्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत न कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मूल अधिकारों के संशोधन के अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इसे सशक्त विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार से वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इसके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि न्यायमानीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 31 ग में कुछ निदेशक तथ्यों को प्रभावित करने वाली विधियों का व्यावृत्ति आदि है। 10 का विशेषता देख लेते हैं। सशक्त बलों और सैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं एवं ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33 के तहत ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब ये है कि सैन्य शासन से है जहां सैनिक शासन हो, जो असमान परिस्थितियों में लगाया जाता है, जैसे अनुच्छेद 34। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है। इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकता बनी रहे। अनुच्छेद 35 के तहत अब राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। राज्य का अर्थ क्या है? मतलब कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। दूसरा है राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, विभाग, न्यास आदि। इन सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए ये देखते हैं मूल अधिकारों से असंगत विधियां। ये क्या अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं जब हमारे कानून, हमारे अधिकारों का हनन होता है। जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। अस्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों एवं राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि। विधि के गैर विधायी स्रोत है जैसे विधि
का बल रखने वाले रूल या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। अब समता के अधिकार में क्या क्या है डिटेल में देख लेते हैं। समता के अधिकार 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समस्त समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में है मूल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत एवं उसके आचरण से। अनुच्छेद 18 सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अनुच्छेद 18 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में है। अनुच्छेद 6 अधिकारों की सुरक्षा। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन, तीसरा संघ, चौथा संचलन, पांचवा निवास, छठा वृत्ति। अनुच्छेद 19 ये सब 19 के अनुच्छेद में 19A, 19B, 19C, 19D या 1, 2, 3। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में ही है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर 24 तक है। इसमें 23 में कहा गया है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। अनुच्छेद 24 में वर्णन है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध किया जाता है। चौथा हमारा जो है समता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में है अंतरकरण की एवं धर्म के अपार रूप में मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 24 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सरकार के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से लेकर 30 में वर्णित है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें 5 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार इच्छा। अनुच्छेद 32 में सब वर्णित है। इसका डिटेल से आगे होगा। अब देखिए केवल विदेशियों के मूल अधिकार, जैसे विदेशियों को क्या क्या मूल अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में है। और ये नागरिक एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार यानी शत्रु देश को छोड़कर ये दोनों को प्राप्त है। और ये जो है केवल विदेशियों को प्राप्त है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल हमारे भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्या है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। लोक नियोजन के विषय अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों को दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सम्मेलन, निर्वाद, विचलन एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 केवल हमारे भारतीयों को नागरिकों को दिया गया है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 जो हमारे नागरिकों को दिया गया है। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। अनुच्छेद 30 यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सब हमारे नागरिकों को प्राप्त है, केवल विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अब ये देखें जो दोनों को प्राप्त है
शत्रु देशों को छोड़कर केवल विधि के समझ समता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 ये दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 ग के तहत कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22 बलात्कार एवं अवैध मानव के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट अनुच्छेद 27 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेश को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संवैधानिक संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अब आइए डिटेल में देखते हैं समता का अधिकार। समता के अधिकार में पहला जो है विधि के समझ समता एवं विधियों का सम्मान। विधि के समझ समता एवं विधियों का सम्मान अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसकी अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम निकाय अधिकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति शामिल है। विधि की समझ समता का विचार ब्रिटिश मूल है। अभी समझ जाइए उसमें आपका पूरा पूछा विधि के समझ समता किससे लिया गया आप टिक करेंगे ब्रिटेन के संविधान के। अगर ये कुछ विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है यानी अब किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति व साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में निहित है विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान विषमता समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसी तरह पहला नकारात्मक संदर्भ में दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि और न्याय की समानता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है और अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। यद्यपि अनुच्छेद 14 से विधान को अस्वीकृत करता है या विधि द्वारा व्यक्तियों वस्तुओं लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकार करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होना चाहिए बल्कि विवेकपूर्ण सशक्त एवं उचित होना चाहिए। अब विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डायसी का मानना है कि विधि के समझ समता का अधिकार विधि का शासन है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन्होंने किया इच्छाधीन व्यक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। विधि की समझ समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति जो अमीर गरीब ऊंच नीच अधिकारी गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है ताकि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है।
सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निम्नलिखित विधि का शासन है संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए इसी तरह इसे किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अब समझता है अपवाद भी कुछ है। अपवाद ये देख लेते हैं। ये है भारत के संविधान एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त है। 361 के तहत ये कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध किसी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास में किसी न्यायालय में कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी जब वो कार्यकाल में नहीं होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल और उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। अगर उनकी कोई कार्रवाई करना है 2 माह पहले उन्हें सूचना देना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि संसद में या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्रों में करता है तो उस पर किसी प्रकार की दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361 के तहत ये वर्णित है। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा की गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 105 राज्य के विधानमंडल में या किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात का किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 194 के तहत ये कहा गया है कि विधानमंडल में अगर कुछ बात होती है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है तो अनुच्छेद 39 की उपधारा क और उपधारा ग का समावेशन है उसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। विदेशी संप्रभु यानी शासक, विदेशी जो शासक होते हैं राजपूत कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त रहेंगे जो विदेश से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध भी है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिकों के प्रति केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में रहना। केवल शब्द का अभिप्राय अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म या उसके किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन संस्थाओं में प्रवेश पूर्णतः या भागतः राजनीति में प्रेषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित हो तालाबों, घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति की दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये दूसरा देखते हैं। ये मंडल और उसके जो मंडल बने उनके लिए है। कौशल की संधि समानता का अधिकार ही बहुत डिटेल में है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत देख लेते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 76
1976 राष्ट्रीयता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन लागू किया गया है। इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा संबंधी 1955